गुड आफ्टरनून ऑफ यू। हमने पिछली क्लास तक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के रिवीजन को खत्म कर लिया था। उसके हमने सारे ही जितने भी एग्जाम के एमसीक्यूज आए हुए थे वो सारे सॉल्व कर लिए थे। और आज की क्लास से हमें शुरू करना है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की तरह वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के भी हमें कुछ 5 मॉडल पढ़ने हैं, 5 मेथड्स पढ़ने हैं, और उसकी तरह ही हम इसके भी एक एक करके हर एक मेथड पर बात करेंगे। और फिर उसके साथ साथ जितने भी एग्जाम के एमसीक्यूज वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स पर आए हुए हैं वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो फिर आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। देखिए, जब हम शेयर्स की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि शेयर्स इक्विटी भी होते हैं और प्रेफरेंस भी होते हैं। और आपको ये बात शायद मैंने पहले भी कई टॉपिक्स में बताई होगी कि प्रेफरेंस शेयर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। मतलब अगर आप कंपनीज की बैलेंस शीट देखेंगे, इवन जो लिस्टेड कंपनीज की बैलेंस शीट अगर आप देखते हैं तो आपको ज्यादातर कंपनीज की बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स ही दिखेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स हार्डली ही किसी कंपनी की बैलेंस शीट में दिखे। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हम यहां पर जो शेयर्स के वैल्यूएशन की बात करेंगे, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है ना वो इक्विटी शेयर्स के वैल्यूएशन को लेकर है। मतलब मैं अगर इस पूरे टॉपिक में जब जब शेयर्स बोलूंगा तो आपको क्या सुनाई देना चाहिए, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा हूं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में प्रेफरेंस शेयर्स के वैल्यूएशन के बारे में कुछ नहीं कहा। प्रेफरेंस शेयर्स के वैल्यूएशन के बारे में भी हमारे इंस्टीट्यूट ने कुछ बातें बोली हैं। हालांकि अगर मैं अभी तक का पास्ट एग्जामिनेशन पैटर्न देखूं तो प्रेफरेंस शेयर्स के वैल्यूएशन पर इंस्टीट्यूट ने आज सच कोई क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, ठीक है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स इक्विटी शेयर्स का ही वैल्यूएशन है। अब आप देखिए यहां पर भी कुछ मेथड्स हैं जो हमें अब एक एक करके पढ़ने हैं। टोटल 5 मेथड्स हैं। पहला ये आपको दिख रहा है नेट एसेट मेथड है, जिसका एक नाम और है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, और इसके भी कुछ नाम और भी हैं। जब हम इस मेथड को डिस्कस करेंगे तो वो सारे नाम देखेंगे हम। फिर दूसरा जो हमारा कैटेगरी है वो है अर्निंग बेसिस मेथड, जिसके अंदर फर्दर 2 सब मेथड्स हैं, यील्ड मेथड और अर्निंग कैपेसिटी मेथड। और उसके बाद है फेयर वैल्यू मेथड, और फाइनली वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो। तो कितने मेथड्स हो गए? ये हो गया हमारा नेट एसेट मेथड, पहला मेथड हो गया। फिर जो ये दूसरी कैटेगरी है इसके अंदर 2 मेथड्स हैं, तो 2 ये मेथड हो गए 3, और एक ये 4, और एक ये 5। तो टोटल 5 मेथड्स हैं जो हमें एक एक करके अब सारे डिस्कस करने हैं। और मैं अब शुरुआत कर रहा हूं। ऑफ कोर्स पहला जो मेथड हमारा है नेट एसेट मेथड, आइए जरा हम उससे शुरुआत करते हैं। और लिखने का वक्त मैं आपको बाद में एक साथ दूंगा, अभी आप सिर्फ सुनने पर ही फोकस करेंगे। अब पहला सवाल जो आपके दिमाग में आ सकता है कि सर शेयर्स के वैल्यूएशन की जरूरत ही क्या है, क्यों हम शेयर्स को वैल्यू करते हैं। देखो, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के कई सारे रीजन हो सकते हैं, जिसमें से सबसे प्रोमिनेंट रीजन होता है कि जब हम कोई एमालगमेशन कर रहे होते हैं या फिर किसी कंपनी को टेक ओवर कर रहे होते हैं। जब आप किसी कंपनी को टेक ओवर करते हैं तो हमें ना उनको एक परचेज कंसीडरेशन देना होता है। एमालगमेशन टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, पहले कभी हुआ करता था। तो हम एमालगमेशन जब पढ़ते थे तो वहां पर हम एक परचेज कंसीडरेशन कंप्यूट करते थे, जिसके लिए हमें शेयर्स की वैल्यू की जरूरत जनरली पड़ती थी। उसके अलावा मान लीजिए आप किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीदना बेचना चाहते हैं। अब प्राइवेट कंपनी के अगर आप शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे तो उनका लिस्टेड कंपनी की तरह कहीं पर शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट तो नहीं होता, तो उनके तो शेयर्स को वैल्यू करवाना पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी कंपनी से लोन लेने के लिए जाते हैं, और लोन जो आप ले रहे हैं लोन अगेंस्ट शेयर्स ले रहे हैं, और वो शेयर मान लीजिए फिर से किसी प्राइवेट कंपनी के हैं, लिस्टेड कंपनी के नहीं है। तो वो जो बैंक है आपको लोन देने से पहले आपके शेयर्स का वैल्यूएशन करवाने की कोशिश करेगा। आप एक एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान ईसॉप लाना चाहते हैं, तो ईसॉप किस वैल्यू पर होगा उसके लिए भी आपको शेयर्स का वैल्यूएशन करवाना पड़ सकता है। तो कई सारे कारण हो सकते हैं। ये एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है कि शेयर्स के वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है। फिलहाल अब हम यहां पर जो देखना चाहते हैं, जो पहला मेथड हमारा है इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर नेट एसेट वैल्यू मेथड, इसकी मदद से हम शेयर्स के वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से एक बात बोलूंगा, मैं जब बार बार बोल रहा हूं कि शेयर का वैल्यू कंप्यूट करेंगे, हम कौन से वाले शेयर की बात कर रहे हैं? इक्विटी शेयर। इस बात को थ्रू आउट अपने दिमाग में रखिएगा, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। मतलब जब तक मैं खुद से ना बोलूं कि हम किसी और शेयर की बात कर रहे हैं, आपको जब जब मैं शेयर बोलूं तो आपको क्या सुनाई देना चाहिए? इक्विटी शेयर। अब ये जो मेथड है पहले वाला नेट एसेट मेथड कह लो या इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड बोल दीजिए, ये एक बैलेंस शीट बेस्ड मेथड है। बैलेंस शीट बेस्ड मेथड होने का मतलब ये है कि ये जो है बैलेंस शीट को बेस लेते हुए शेयर के वैल्यू को कंप्यूट करता है। अब जो हम दूसरे मेथड्स पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल जब मैं आपको जो ये दूसरी कैटेगरी है अर्निंग बेसिस मेथड, जब मैं ये आपके साथ डिस्कस करूंगा तो आप देखेंगे ये एक इनकम स्टेटमेंट बेस्ड मेथड होगा। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं ये कौन सा मेथड है? ये एक बैलेंस शीट बेस्ड मेथड है। और ये जो मेथड है ये हाइपोथेटिकल लिक्विडेशन एज्यूम करता है।
हाइपोथेटिकल लिक्विडेशन का क्या मतलब है? मान लीजिए आप किसी कंपनी के शेयर्स का वैल्यू कंप्यूट करना चाहते हैं। अब वो कंपनी बंद नहीं हो रही है, आप उसके शेयर का वैल्यू निकाल रहे हैं, लेकिन आप एज्यूम क्या करते हैं, मान लीजिए ये कंपनी मैं आज अगर बंद करवा दूं, ऐसा आप सोचते हैं, मन में सोचते हैं कि अगर हम ये कंपनी आज बंद करवा देते हैं तो हर एक इक्विटी शेयर होल्डर के हिस्से में कितना कैश आएगा। वो जो कैश उसके हिस्से में आएगा वही शेयर का वैल्यू है, क्योंकि हम किसके कौन से वाले शेयर का वैल्यू निकाल रहे हैं, इक्विटी शेयर का। फिर से बोलते हैं, ये मेथड एक बैलेंस शीट बेस्ड मेथड है। तो बैलेंस शीट में जो जो आइटम्स हैं, क्या होती हैं बैलेंस शीट में, एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि जिस कंपनी के शेयर का वैल्यू हम कंप्यूट करना चाहते हैं, उसका अगर हम हाइपोथेटिकली मतलब काल्पनिक लिक्विडेशन करवा दें, मतलब बंद करवा दें, तो हर एक इक्विटी शेयर होल्डर के हिस्से में जो कैश आएगा वही वैल्यू जो निकलेगी वही शेयर की वैल्यू है, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर के हाथ में जो आज आ रहा है मतलब वही उसके शेयर का वैल्यू है। अब ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंस शीट चाहिए होगी। हम बैलेंस शीट के सारे एसेट्स देखेंगे और हम देखेंगे ये सारे एसेट्स अगर हम आज बिकवा देते हैं, बिकवा नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ भी कंपनी बंद कुछ नहीं हो रही है, हम हाइपोथेटिकली अज्यूम कर रहे हैं कि कंपनी अगर बंद करवा दें तो कंपनी के बैलेंस शीट के जितने भी एसेट्स हैं अगर सारे बेच देते हैं और जो कैश हमारे पास आएगा उस कैश को लेकर हम अब बाहर वालों को पे कर देते हैं, मतलब जितने भी हमारे डेट है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, उनको पे कर देते हैं। उनको पे करने के बाद अब प्रेफरेंस वालों को भी पे कर देते हैं अगर वो हमारे पास हैं। अब जो कैश बचेगा ये किसका कैश होगा, इक्विटी शेयर होल्डर का। तो हर एक शेयर के हिस्से में जो कैश आएगा वही शेयर का वैल्यू है। आइए जरा अब यहां पर हम एक बार इसी जो मैंने बातें बोली हैं ये अब यहां पर आपके लिए एक कंप्यूटेशन के फॉर्म में है। मान लीजिए हमने कंपनी का बैलेंस शीट उठाया और सारे के सारे एसेट्स के लिए हमने माना कि अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग भी बेच देते हैं, मशीन भी बेच देते हैं, फर्नीचर भी बेच देते हैं, कंप्यूटर भी बेच देते हैं, हम लैपटॉप भी बेच देते हैं, हम स्टॉक भी बेच देते हैं, डेटर से भी पैसा आ जाता है और सब कुछ अगर हम मिला दे तो मान लो हमें लगता है कि हमारे 100 करोड़ रुपए का कैश रियलाइज हो जाएगा। फिर हमने देखा अच्छा हमारी किताबों में क्रेडिटर्स भी हैं, हमारी किताबों में कुछ आउटस्टैंडिंग खर्चे भी हैं, हमारी किताबों में डिबेंचर भी है, बैंक के लोन भी हैं, बॉन्ड्स भी हैं। अगर उन सबको अगर हम आज पे कर देते हैं तो मान लीजिए हमारा 40 करोड़ रुपए का कैश चले जाएगा। तो 100 करोड़ के हमारे एसेट्स बिके, 40 करोड़ रुपए हमने अपनी सारी की सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे करने के लिए यूज कर दिए। तो अब हमारे हाथ में कितना बचा, 60 करोड़। मान लीजिए हमारी कंपनी की बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो ये सारा का सारा 60 करोड़ इक्विटी वालों के लिए होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे कंपनी के बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, पर क्योंकि हमें इक्विटी शेयर का वैल्यू निकालना है, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई, तो हमें उन सबको पे कर देना है जो इक्विटी शेयर नहीं है। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के अलावा जिन जिन के पैसे देने हैं सब निपटा दो। अगर मान लीजिए हम ये भी कहें कि हाँ हमारी कंपनी में प्रेफरेंस वालों का भी कुछ पैसा है, मान लो 10 करोड़ रुपए प्रेफरेंस वालों के भी लगे हुए हैं, तो इनको भी पे कर दो। मान लो उनका कोई डिविडेंड अनपेड नहीं है, ठीक है, तो अब जो पैसा बचेगा ना, ये सारा का सारा पैसा अब ये इक्विटी शेयर होल्डर का है। लेकिन ये इक्विटी शेयर होल्डर सबका मिला के है 50 करोड़ रुपए। अब हमें देखना है, क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ अ शेयर, एक शेयर का वैल्यू निकालना है। ये तो वैल्यू किसकी आ गई, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की। अब मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारे कंपनी में टोटल जो है 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं, तो उसका मतलब 50 करोड़ रुपए 10 करोड़ लोगों में बटेंगे तो हर एक की झोली में कितने रुपए गिरेंगे, 5 रुपए। यही है इक्विटी शेयर का वैल्यू। मतलब ये जो मॉडल है, ये जो मेथड है, ये एक हाइपोथेटिकल लिक्विडेशन एज्यूम करता है, एक काल्पनिक लिक्विडेशन एज्यूम करता है। लिक्विडेशन कर थोड़ी रहे, बस सोच रहे हैं कि अगर आज इस कंपनी को बंद करवा दें तो इस कंपनी के सारे एसेट्स कितने के बिकेंगे, और उन एसेट्स में से हम जो है जिन जिन का पैसा देना है इक्विटी वालों को छोड़कर उन सबका पैसा दे देंगे, और जो लास्ट में बच जाएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, हर एक शेयर के हिस्से में जो आएगा वही शेयर का वैल्यू है। अब हमें लेकिन ये बात को ध्यान रखना है कि हमारे जो ये सेंडरी एसेट्स हैं ये हमें कौन सी वैल्यूज पर लेने हैं, रियलाइजेबल वैल्यू पर लेने हैं। मतलब मान लीजिए हमारी किताबों में लैंड एंड बिल्डिंग जो है 10 करोड़ रुपए की लिखी है, लेकिन मार्केट में देखते हैं तो वो 12 करोड़ की आज बिक सकती है। तो हमारी किताबों में भले ही 10 की लिखी है लेकिन हमें यहां पे लेनी कितने की है, 12 करोड़ की, क्योंकि अगर हम आज बेच देंगे तो ये कितने की बिक रही है मार्केट में, 12 करोड़ की। मतलब भले ही मेरी किताबों में लैंड एंड बिल्डिंग का बुक वैल्यू 10 करोड़ रुपए है, लेकिन उसका रियलाइजेबल वैल्यू 12 करोड़ रुपए है, तो 12 करोड़ रुपए कंसिडर करेंगे।
ठीक ऐसे ही मान लीजिए हमारी किताबों में एक फर्नीचर लिखा हुआ है 10 करोड़ रुपए का, 1 से 5 करोड़ रुपए का, मतलब बड़ा सारा फर्नीचर है, बड़े सारे हमारे ऑफिस है, 5 करोड़ रुपए फर्नीचर पे खर्च कर रखे हमने। अब मार्केट में देखते हैं अगर हम इस फर्नीचर को आज बेचने के लिए जाते हैं तो वो सिर्फ 4.5 करोड़ का ही बिक पाएगा। तो आपको फिर यहां पर कितना लेना है, 4.5 करोड़ लेना है। सिंपल सा फंडामेंटल है कि आज अगर हम ये एसेट्स बेचेंगे तो हमारे हाथ में रियलाइजेबल वैल्यू कितना आएगा, ये हमें यहां पर लिखना है। ठीक ऐसे ही लायबिलिटीज हमें पेएबल वैल्यूज पर लिखने हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर कहते हैं कि हमारी किताबों में डिबेंचर्स जो हैं वो लिखे हुए हैं मान लो 5 करोड़ रुपए के, लेकिन अगर हम आज डिबेंचर्स को पे करेंगे तो हमें 10% प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ऐसा अगर मान लो लिखा हुआ है तो हम 5 करोड़ में 10% प्रीमियम जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई और लायबिलिटी है जिसके बारे में कोई अगर और पेएबल वैल्यू बता रखी है तो हमें पेएबल वैल्यू लेनी है। पेएबल मतलब आज जिस वैल्यू पर वो लायबिलिटी सेटल होगी। जैसे ही हम सारे एसेट्स का रियलाइजेबल वैल्यू लिखते हैं, जैसे ही सारे लायबिलिटीज का पेएबल वैल्यू लिखते हैं, तो एक्सटर्नल को देने के बाद अब जो ये 60 बचा, ये किसके लिए बचा, मालिकों के लिए। और मालिकों में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों होते हैं, पर हम यहां पर जो शेयर का वैल्यू निकाल रहे हैं वो तो सिर्फ इक्विटी का निकाल रहे हैं। तो हमने कहा अगर कुछ प्रेफरेंस वालों का भी देना बनता है तो दे दो पहले, तो प्रेफरेंस वालों का भी दे दिया। अब बचा इक्विटी शेयर का सारा हिस्सा। अब इसको हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर लेना है, हमारा शेयर का वैल्यू कंप्यूट हो जाएगा। अब आप देखिए ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। ये नाम हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में लिखे हैं। वो हो सकता है कि आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू नाम ना यूज कर कर वो आपसे कोई और नाम से बात करे। जैसे हो सकता है कि वो ये बोल दे कि कैलकुलेट एसेट बैकिंग वैल्यू ऑफ अ शेयर। पीछे कभी डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पर ऐसा आया, एक बार आया कि कैलकुलेट कर दीजिए एसेट बैकिंग वैल्यू, और एक बार आया कैलकुलेट कर दीजिए ब्रेकअप वैल्यू। अब जिन बच्चों को ये नाम नहीं पता थे उनको लगा पता नहीं कहां से इस बार क्वेश्चन आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया उनको लगा पता नहीं कोई अलग ही मेथड पूछ लिया। मतलब अगर बच्चे को नाम ना पता हो दूसरे वाला तो उसको लगेगा आउट ऑफ सिलेबस है और वो करके ही नहीं आएगा। सोचो आपको ये तो पता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ब्रेकअप वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये सारे ही नाम हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में दिए हुए हैं, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। ज्यादा फेमस नाम नेट एसेट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू जो मैंने आपको हेडिंग लिखवाई है, लेकिन उसके अलावा ब्रेकअप वैल्यू और इवन एसेट बैकिंग वैल्यू भी कई बार एग्जामिनर यूज कर लेता है। हालांकि शायद एमसीक्यू पैटर्न में तो हार्डली उसने यूज किया, लेकिन ये नाम स्टडी मटेरियल में गिवन है। ठीक है, अब देखो इन नामों पर भी चर्चा हो सकती है कि ये नाम ऐसे क्यों है, ये नाम वैसे क्यों है, पर फिर ना ये बड़ा एक लंबा डिस्कशन हो जाएगा। रेगुलर बैच में ये सब हम करते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमें रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें करनी है तो मैं इन नामों की डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो मेथड है ये कैसे काम करता है। आइए जरा अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमने पिछली क्लास तक जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के क्वेश्चंस किए थे, पहले 16 क्वेश्चंस हमारे गुडविल के वैल्यूएशन पर थे। क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड्स शेयर्स के वैल्यूएशन पर है। और जिन बच्चों को लग रहा है कि सर ये जो क्वेश्चंस के जो नोट्स हैं, मतलब पीडीएफ जो है इन क्वेश्चंस का, वो कैसे अवेलेबल होगा, ऑफ कोर्स ऐसे बच्चे जो अभी नए नए हमारे चैनल से जुड़े हैं तो शायद उनको ये बात ना पता हो। मैं फिर से ये बात बता देता हूं, जैसे ही हम कोई टॉपिक पूरा खत्म कर देते हैं, जैसे ही हम पूरा टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ नोट्स का, और वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ले जाएगा, वहां से आप वो नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं तो वहां पर मैं शेयर कर ही देता हूं। व्हाट्सएप पर कैसे जुड़ना है ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन व्हाट्सएप पर जुड़ना ऑफ कोर्स ऑप्शनल है। अगर आप नहीं जुड़ना चाहते तो आप हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें एक बैलेंस शीट दे रखी है किसी डायमंड लिमिटेड की, और इसमें आप देखेंगे हमें एसेट्स दे रखे हैं और हमारा जो लायबिलिटीज साइड है वहां पर हमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और डिबेंचर्स भी दे रखे हैं। और हमसे क्या बोला है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए बोला है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या एज्यूम करता है, हाइपोथेटिकल लिक्विडेशन, कि मान लें अगर हम इस कंपनी को आज ही बंद कर दें तो हर एक इक्विटी शेयर होल्डर के हिस्से में कितना कैश आएगा। अब हमें आप अगर देखें यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर या फिर अदर एसेट्स, इसकी ना कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दे रखी। बैलेंस शीट में एक वैल्यू लिखी हुई है जिसको हम बुक वैल्यू बोल देते हैं। मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए ये 5 लाख क्या है, 3 लाख क्या है, तो उसको क्या बोलेंगे, ये बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू मतलब जो वैल्यू हमारी बुक्स में चल रही है। हमें लेकिन क्या लिखना होता है, रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब अगर हम आज लैंड एंड बिल्डिंग बेचे तो वो कितने की बिकेगी।
लेकिन हमें इस क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग का रियलाइजेबल वैल्यू या किसी भी एसेट का रियलाइजेबल वैल्यू नीचे नहीं दे रखा, मतलब एडजस्टमेंट्स में जनरली वो रियलाइजेबल वैल्यू देता है लेकिन नहीं दिया हुआ। तो ऐसे केस में फिर हमें क्या करना होगा, ऐसे केस में हमें ये एज्यूम करना होगा कि जो हमारी बुक्स में वैल्यू चल रही है वही रियलाइजेबल वैल्यू है, मतलब बुक वैल्यू को ही रियलाइजेबल वैल्यू एज्यूम करते हुए ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्या करें, नहीं तो आइए जरा हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम ये मान लेंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू हमारी किताबों में है वही इसका रियलाइजेबल वैल्यू होगा, मतलब अगर हम आज लैंड एंड बिल्डिंग बेचने जाएंगे तो ये 5 लाख की बिक जाएगी। ठीक ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी के लिए भी हम यही एज्यूम कर लेंगे कि आज ये 3 लाख रुपए की बिक जाएगी। फर्नीचर के लिए 1 लाख रुपए, अदर एसेट्स 6 लाख रुपए। तो हमारे जो ये सारे के सारे एसेट्स हैं, सन्ड्री एसेट्स, बताइए कितने के हुए, 5 3 8 और 9 6 15 लाख रुपए के हम मान के चल रहे हैं कि हमारे एसेट्स बिक जाएंगे। फिर हम इसमें से बाहर वालों का पेमेंट कर देंगे। अगर हम मान लो सारे एसेट्स आज बेच देते हैं तो हमारे हाथ में 15 लाख रुपए का कैश आएगा। हम कह रहे हैं भाई पहले बाहर वालों को बुलाओ, उनको पे कर देंगे। बाहर वाले हमारे इस बैलेंस शीट में कौन है, डेट हमारा कौन सा है, एक डिबेंचर ही है ना, बाहर वालों में से एक डिबेंचर ही दिख रहा है मुझे, यही बाहर वाले हैं। तो इनका हम पहले पेमेंट कर देते हैं, डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट कर देते हैं। कितना पेमेंट करना है, 1 लाख रुपए का। इनका 1 लाख रुपया देते ही हम क्या कहेंगे, 14 लाख हमारे पास बचेगा। ये 14 लाख क्या है, ये 14 लाख जो है ये सन्ड्री एसेट्स फॉर शेयर होल्डर है। क्या है, फॉर शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर नहीं बोल रहा, फॉर शेयर होल्डर, मतलब प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों का मिला के ये इसमें हक है। हमने कहा क्योंकि हमें तो यहां पर इक्विटी शेयर का वैल्यू निकालना है, तो हमने कहा ठीक है, जितना प्रेफरेंस वालों का बनता है उनको भी देके रवाना करो। प्रेफरेंस वालों का कितना बनता है, प्रेफरेंस वालों का सर यहां पर 2 लाख रुपए बनता है। ठीक है, इनके 2 लाख रुपए दे दो। तो 12 लाख रुपए बचेंगे। ये क्या है, ये है नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये इक्विटी शेयर होल्डर के नेट एसेट्स हैं। अब आप देख लीजिए कि आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, क्योंकि हमें एक शेयर का वैल्यू निकालना है। सारे के सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करें तो सबको मिला के 12 लाख रुपए का कैश उनके लिए अवेलेबल है, लेकिन अगर हम इनको बांटें, इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांटें, तो हर एक शेयर के हिस्से में कितना आएगा यही हमें बताना है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 80,000 के, 80,000 दे रखे हैं इक्विटी शेयर्स, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे 80,000 है। तो मुझे अगर इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर निकालना हो तो 12 लाख को 80,000 से डिवाइड कर देंगे और बताइए कितना आ रहा है, डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है। 12 लाख को 80,000 से डिवाइड करके 15 रुपए आ रहा है। ऑप्शंस में डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पर एक छोटी सी बात जो बच्चों को थोड़ा सा परेशान करती है कि सर आपने ये जनरल रिजर्व तो यहां पर कहीं से माइनस नहीं किया। अरे जनरल रिजर्व ना तो मुझे एक्सटर्नल वालों को देना है, ना ही जनरल रिजर्व पर प्रेफरेंस वालों का हक होता है। ये जनरल रिजर्व किसको बिलोंग करते हैं, इक्विटी वालों को बिलोंग करते हैं ना। हमने जब रेशियोज का रिवीजन किया था, जो कि यूट्यूब पर अपलोडेड भी है, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि रिजर्व्स अल्टीमेटली किसको बिलोंग करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो हमें इक्विटी शेयर होल्डर का तो कोई पैसा नहीं माइनस करता ना। क्या आपने इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस किया है, नहीं किया। आपने किसको माइनस किया है, इक्विटी वालों को छोड़कर।
और जिन जिन का पैसा देना बनता है वो सब हमने माइनस कर दिया। जनरल रिजर्व तो बिलोंग ही किसको करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को। फिर कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर अभी आपने जो लिखवाया उसमें आपने अनपेड प्रेफरेंस डिविडेंड भी लिखवाया था, तो यहां पर आप प्रेफरेंस डिविडेंड कंप्यूट कर लो ना और वो भी तो माइनस करो, आपने तो सिर्फ कैपिटल कैपिटल माइनस किया। कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर 2 लाख रुपए का 10% प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड आ जाएगा, 20,000 रुपए माइनस कर दो वो भी। अरे मैंने लिखवाया है अनपेड प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं, मतलब अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता कि प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड अनपेड है तब हम माइनस करते। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम ये एज्यूम करेंगे कि प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड पे हो चुका होगा। भाई आप मुझे बताओ, क्या आपने डिबेंचर का इंटरेस्ट माइनस किया है? क्या नहीं किया ना। बैलेंस शीट हमारी बनी हुई है, इसका मतलब हमारा पूरा साल बीत चुका है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुके हैं, जो जो साल भर के खर्चे वगैरह होंगे, जो भी एप्रोप्रिएशन वगैरह होगी निपटा दी होंगी, ऐसा माना जाता है। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि डिबेंचर का इंटरेस्ट भी पे हो चुका होगा, नहीं होता तो उसका भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखा हुआ होता ना। ठीक है, ऐसे ही हम ये भी मानेंगे कि प्रेफरेंस वालों का भी डिविडेंड पे हो चुका होगा। हाँ, अगर अनपेड लिखा हुआ होता कि डिविडेंड अनपेड है तो हम जरूर माइनस कर देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है अगर आप उसमें देखें तो एक छोटा सा बदलाव यहां पर क्या है, अब हमें बैलेंस शीट के नीचे लैंड एंड बिल्डिंग की एक वैल्यू दे रखी है कि लैंड एंड बिल्डिंग कितने पर वैल्यू किया गया है, 6 लाख रुपए पर। बुक वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपए। लेकिन अब हमें 5 लाख नहीं लेना है, अब हमें क्या लेना है, इसका रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब अगर हम आज लैंड एंड बिल्डिंग को बेचेंगे तो 6 लाख रुपए की बिकेगी। बाकी एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बताया तो क्या मान लेंगे, इनकी बुक वैल्यू ही रियलाइजेबल वैल्यू होगी। तो आइए जरा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ intrinsic value of a share। लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए वैल्यू लेंगे इसका, 6 लाख लेंगे, ना कि 5 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद अगला एसेट है प्लांट एंड मशीनरी, 3 लाख ही लेंगे। फर्नीचर 1 लाख रुपए। अदर एसेट्स 6 लाख रुपए। सन्ड्री एसेट्स 16 lakhs। माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, और जिसमें डिबेंचर्स आएंगे 1 लाख रुपए। इसको क्या बोलेंगे, सन्ड्री एसेट्स या नेट एसेट्स फॉर शेयर होल्डर्स। और फिर इसमें से प्रेफरेंस वालों को भी देके रफा दफा करेंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर की बात हो रही है। प्रेफरेंस वालों का कितना है यहां पर अमाउंट, 2 लाख रुपए का है। नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 13 lakhs। तो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कैसे निकलेगी, नेट एसेट्स फॉर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ठीक है ना, नेट एसेट्स को एन लिख दिया, नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो 13 लाख को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो कि हमको दे रखे हैं 80,000। 80,000 से डिवाइड करने पर बताइए कितना आ रहा है। सर ये आ रहा है 16.25।
तो 16.25 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 जो अब हम कर रहे हैं, ये ना हमारे इंस्टीट्यूट का एक बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन रह चुका है। अब एक पुराना क्वेश्चन है एग्जाम का अगर हम देखें, लेकिन इंस्टीट्यूट ने ना अक्सर हमेशा ही इस क्वेश्चन को स्टडी मटेरियल में जगह दी है। तो मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप चाहें तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आइए जरा इसको हम अब एक बार पूरा रीड कर लेते हैं। देखो हमें पूरी एक बैलेंस शीट दे रखी है, जैसे अभी हमने देखा, हमें एसेट्स दे रखे हैं और ऐसे लायबिलिटी साइड पर हमें कई सारी बातें भी लिखी हुई हैं। फिर नीचे अब देखो एडजस्टमेंट में क्या लिखा है। कह रहा जो एक्सपर्ट वैल्यूअर कोई होगा हमारा, उससे जब हमने वैल्यूएशन करवाया लैंड एंड बिल्डिंग का, तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन 240 लाख रुपए का है। मतलब ये इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि अगर हम आज लैंड एंड बिल्डिंग बेचेंगे तो वो कितने की बिकेगी, वो 240 लाख रुपए की बिकेगी। इसका मतलब बुक्स में 110 लाख रुपए की है, हमें 110 लाख की नहीं लेनी है, हमें रियलाइजेबल वैल्यू लेनी होती है, और रियलाइजेबल वैल्यू कितना है, 240 लाख। अगर आप इस पूरी बैलेंस शीट को देखोगे तो इसमें कहीं पर भी ना गुडविल नहीं है, लेकिन उसने मुझे एडजस्टमेंट में गुडविल का वैल्यू दे रखा है। अब होता क्या है, जो गुडविल होती है ना, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में नहीं शो होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बिजनेसमैन अपनी मेहनत से अपने बिजनेस का काफी नाम बना लेता है, धीरे धीरे करके उसका नाम बढ़ता चला जाता है, बहुत नाम बन जाता है। जो उसने नाम अपनी मेहनत से बनाया है, वो बेसिकली उसकी गुडविल तो क्रिएट कर ही रहा है। तो जो खुद की जनरेटेड गुडविल होती है ना, वो हम कभी भी बैलेंस शीट में नहीं शो करते हैं। हालांकि मान लीजिए हम अगर कोई एक्विजिशन करें, कोई ऐसी कंपनी हम एक्वायर कर रहे हैं जो हमारा हिस्सा अभी नहीं थी, हम दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं और सामने वाले ने हमसे गुडविल के पैसे लिए हैं, तो वो जो खरीदी हुई गुडविल है वो हम बैलेंस शीट में लेकिन शो कर सकते हैं। मतलब अगर हम एमालगमेशन जब पढ़ते हैं ना कभी, आपके तो सिलेबस में नहीं है एमालगमेशन, तो वहां पर हम देखते हैं कि जो गुडविल हम परचेज करते हैं वो हमारी बैलेंस शीट का हिस्सा बनती है। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ऐसी गुडविल जो आपने मेहनत करके अपने बिजनेस को एक बड़ा एम्पायर बना दिया और आपकी ऑफकोर्स अब एक गुडविल है, तो वो गुडविल लेकिन बैलेंस शीट में नहीं शो होती। लेकिन आप जरा सोचिए, अगर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हाइपोथेटिकल लिक्विडेशन की, अगर हम आज अपने बिजनेस को बंद कर दें, भाई आज बिजनेस को बंद करने का मतलब हो सकता है ना आप किसी को बेच ही दोगे बिजनेस। अगर आज आप किसी को बिजनेस बेचोगे तो बेचने पर क्या आप गुडविल का पैसा नहीं चार्ज करोगे? अभी अभी आपने गुडविल का वैल्यूएशन सीखा मेरे साथ। हाँ सर बिल्कुल चार्ज करेंगे। तो अगर हम आज अपना बिजनेस बंद करके किसी को बेच देंगे, तो हम उससे टेंजिबल एसेट के तो पैसे मांगेंगे ही, साथ में इनटेंजिबल एसेट के पैसे मांगेंगे नहीं मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे। इसका मतलब गुडविल की वैल्यू हमें दे रखी है 160 लाख रुपए, और अगर हम हाइपोथेटिकल लिक्विडेशन एज्यूम कर रहे हैं तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जब हम अपने बिजनेस को बेचेंगे तो गुडविल का पैसा भी हमें मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को वो भी मिलेगा। इसलिए हमें ये भी एसेट लेना है। इसकी बुक वैल्यू बुक्स में देखोगे तो नहीं है, कोई भी इसकी वैल्यू बुक के अंदर नहीं है, कोई बात नहीं, बुक वैल्यू 0 बट रियलाइजेबल वैल्यू इज 160। नहीं, ऐसे सोचेंगे क्या दिक्कत है? अच्छा, उसके बाद हमें बोलता है कि जो हमारी प्लांट एंड मशीनरी है वो 120 लाख रुपए की बिकेगी, जबकि बुक्स में 130 लाख रुपए की है, लेकिन हमें कितना वैल्यू लेना है? 120 लाख। कह रहा है जो हमारे डेटर्स हैं, इसमें से 8 लाख रुपए के डेटर्स बैड हैं, मतलब ये बैड डेट हो जाएंगे, इनसे रिकवरी नहीं होगी। तो सोचिए 8 लाख के जो डेटर हैं उनसे 0 पैसा रियलाइज होगा, तो इसका मतलब 80 लाख हम मान के चलेंगे पूरे दे देंगे, तो 88 लाख में से 8 लाख की रियलाइजेबल वैल्यू 0 है, तो कितना बचा? 80 लाख। 80 लाख हम मानेंगे मिल जाएगा, और हमें इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ शेयर निकालना है। ठीक है ना? तो अब इस क्वेश्चन से आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड को लेकर समझ और बढ़ेगी, जैसे जैसे मैं और एग्जांपल्स करवाऊंगा और क्वेश्चंस करवाऊंगा, और फिर हम जब एग्जाम के एमसीक्यूज देखेंगे तो आपकी लास्ट में बिल्कुल आते आते अच्छी वाली समझ बढ़ चुकी होगी इस मेथड को लेकर। तो अब आप हेडिंग डालिएगा कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, हम बैलेंस शीट के पहले एसेट से शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना? ऐसे ही लाइन वाइज चलते जाएंगे और वैल्यूज लिखते जाएंगे। 110 लेकिन नहीं लेना है, हमें क्या लेना है? 240 लेना है। तो हम यहां पर 240 लाख लेंगे। तो उसके बाद हमारा दूसरा एसेट कौन सा है? लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, दूसरा एसेट है प्लांट एंड मशीनरी।
अब हमें पूछना है अपने आप से, क्या प्लांट एंड मशीनरी का भी रियलाइजेबल वैल्यू पता है? हाँ सर, प्लांट एंड मशीनरी का भी रियलाइजेबल वैल्यू है, कितना है? 120 लाख। तो हमें फिर कितना लेना होगा? 120 लाख ही लेना होगा। चलिए तीसरे एसेट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा एसेट है पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। क्या पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स के लिए कोई रियलाइजेबल वैल्यू दे रखी है? नहीं दे रखी है। अब कुछ बच्चों को लगता है कि सर ये तो इनटेंजिबल एसेट है, तो इसका तो रियलाइजेबल वैल्यू जीरो मान ले। अरे ऐसे कैसे मान ले? मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि इनटेंजिबल एसेट जो है आज की डेट में टेंजिबल एसेट से ज्यादा इफेक्टिव एसेट है। अब आप मुझे जरा सोच के बताइएगा, अगर मान लीजिए किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास एक्सक्लूसिव लाइसेंस है, मतलब उनके पास एक पेटेंट है किसी दवाई को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो क्या उसका वैल्यू नहीं है? बिल्कुल है। अगर किसी और कंपनी को वो सेम दवाई बनानी है तो वो ऐसे ही फॉर्मूला कॉपी नहीं कर पाएगा, पहले उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर वो परमिशन देते हैं तो उनको रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। तो पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स की अच्छी खासी वैल्यू होती है, और इसलिए अगर इसके नीचे कोई रिलायजेबल वैल्यू नहीं दे रखी तो फिर हम इसी 20 लाख को ही हम इसका रियलाइजेबल वैल्यू मान लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एसेट है स्टॉक। क्या स्टॉक के बारे में कुछ बताया है? नहीं बताया, तो 48 लाख का ही रियलाइजेबल वैल्यू मान लेंगे। स्टॉक के बाद है डेटर्स। सर डेटर्स के लिए बताया है, क्या बताया था? डेटर्स के लिए बताया था कि 88 में से 8 लाख के डेटर पैसे नहीं देंगे, तो इसका मतलब 80 लाख के तो दे ही देंगे ना। उसके बाद बैंक बैलेंस है, तो बैंक बैलेंस के लिए क्या रियलाइजेबल वैल्यू ढूंढने की जरूरत है? नहीं ना। 100 का नोट तो 100 रुपए में ही चलेगा ना, ठीक है ना। 52। उसके बाद हमें दे रखा है नेक्स्ट एसेट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब आप मुझे बताइए, क्या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मैं इसकी कोई वैल्यू लिखूं कि नहीं लिखूं? क्या होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? अगर आपको याद हो रेशियोज टॉपिक में मैंने आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की महिमा के बारे में, मतलब महिमा में कुछ बताया था, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन किया था। मैंने कहा था ये बकवास कचरा एसेट होता है, फिक्टिशियस एसेट होता है। ध्यान रखें, इनटेंजिबल और फिक्टिशियस में फर्क समझना है। इनटेंजिबल एसेट्स का रियलाइजेबल वैल्यू होता है, मार्केट में वो प्रॉपर बिकते हैं, लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स मार्केट में नहीं बिकते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अरे खर्चा किसको जाके बेचोगे? अगर आप सोचो आज मैं कंपनी बंद कर दूं तो ये खर्चा किसी को बेच बेच पाओगे क्या? नहीं बेच पाओगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का नीचे रियलाइजेबल वैल्यू वो आपको देगा ही नहीं, क्योंकि वो इंप्लाइड है कि उसका रियलाइजेबल वैल्यू जीरो होता है। फिक्टिशियस एसेट्स के और एग्जांपल बताइए। फिक्टिशियस एसेट्स के और एग्जांपल में आ जाएगा हमारा लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, नहीं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे कुछ अगर खर्चे दे रखे हैं जो कि हमने राइट ऑफ नहीं किए थे पास्ट में, तो ऐसे खर्चों का रियलाइजेबल वैल्यू जीरो होगा। और मैंने रेगुलर बैच में तो इन सब पे प्रॉपर नोट्स लिखवाए थे, अगर आपको याद हो, अगर आपने क्लासेस ली हैं तो नोट्स लिखवाए थे मैंने कि ये वाले एसेट लेते हैं, ये नहीं लेते हैं, पर क्योंकि यहाँ रिविजन लेक्चर है तो मैं उन नोट्स को लिखवा के टाइम नहीं जाया करना चाहता। पर इंप्लाइड है, कॉमन सेंस लगाइए कि फिक्टिशियस एसेट्स का रियलाइजेबल वैल्यू जीरो होता है। तो मैं यहां पर ऐसे कुछ नहीं लिख रहा हूं, और आप चाहो तो ऐसे प्यार से सुनहरे अक्षरों में ऐसे काट भी सकते हो, ताकि याद रहे कि इसको हमें कंसिडर नहीं करना है। तो हमारे सारे एसेट्स हो गए? नहीं सर, सारे एसेट्स नहीं हुए हैं। अब मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, अगर बैलेंस शीट के सारे एसेट्स लिखने के बाद फिर एक बार एडजस्टमेंट देख लो, ऐसा तो नहीं कोई ऐसा एसेट दे रखा है जो रिकॉर्ड नहीं है? कौन सा है? गुडविल। गुडविल मिस मत कर जाना, क्योंकि वो अगर मिस कर गए तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो गुडविल तो हम सुनहरे अक्षरों में लिखेंगे। देखो कुछ ज्यादा ही सुनहरा हो गया, एक मिनट थोड़ा सा इसको लाइटर कर देते हैं। गुडविल। सर आप नॉर्मल कलर से ही लिखो, ठीक है, नॉर्मल से ही लिख देते हैं। बच्चों को क्या लग रहा है कि सर ये क्या कर रहे हो आप? चलिए, कितने की गुडविल दे रखी है हमें? 160 की।
टोटल करके बताओ। इन सबका टोटल करके बताओ। 720। मैं एक बार रीचेक करता हूं, आप भी रीचेक करिए कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस ये गुडविल प्लीज गलती से मत भूल जाना। माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। बताइए जी, अब हमारे इस क्वेश्चन में एक्सटर्नल लाइबिलिटी कौन कौन सी है। पहले हमें शेयर कैपिटल दे रखा है। अब क्वेश्चन में सिर्फ एक ही तरह की शेयर कैपिटल लिखी है, तो मान के चल सकते हैं कि ये इक्विटी शेयर कैपिटल ही होगी, क्योंकि प्रेफरेंस के बारे में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। जनरल रिजर्व भी इक्विटी वालों को ही बिलोंग करता है। हमें क्या माइनस करना है? जो इक्विटी को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है ना, चाहे वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो या फिर वो प्रेफरेंस हो। इक्विटी वालों के क्लेम को छोड़कर बाकी सब माइनस करना है। इक्विटी वालों का क्लेम भी माइनस कर देंगे, फिर तो भाई इक्विटी शेयर की वैल्यू कैसे निकलेगी? उनको हमें यही देखना है कि सबको देने के बाद इक्विटी वालों के लिए क्या बच रहा है। तो आप अगर ध्यान से सोचिएगा, ये सब का सब तो है, ये किन के लिए है? ये मालिकों का ही है। अब हमने, जब आप याद करो, रेशियोज में इक्विटी शेयर होल्डर फंड निकाला था, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस सारे किन को बिलोंग करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो जनरल रिजर्व भी इक्विटी शेयर को बिलोंग करता है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही बिलोंग करता है। तो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज में तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गया, ये तो एक्सटर्नल है, मानते हो। और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, भाई सरकार को जो हमें टैक्स पे करना है, तो सरकार छोड़ थोड़ी देगी, देना तो पड़ेगा ही, तो ये भी एक एक्सटर्नल लायबिलिटी ही हुआ। तो हम यहां पर अब सन्ड्री क्रेडिटर्स भी माइनस कर देंगे, और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स भी माइनस कर देंगे। कितना कितना है? 128 एंड 60। ये होता है नेट एसेट्स फॉर शेयर होल्डर्स। देखना कितना आ रहा है, मेरे ख्याल से 532 आएगा। माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो पूरा का पूरा 532 जो है वो इक्विटी वालों के लिए हो जाएगा। नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 532। अब ना यहाँ पर आप में से कुछ बच्चे एक छोटी सी बेवकूफ़ी कर सकते हैं। देखिए, हमें ये जो बैलेंस शीट गिवन है, इसमें सारी फिगर्स ना आप देखें अगर, तो लैक्स में गिवन है। देखिए सारी फिगर किस में है? लैक्स में है। अगर ये सारी फिगर लैक्स में है, इसका मतलब जो हमने अभी अभी 532 निकाला है, ये 532 हम कह सकते हैं 532 लैक्स है। मानते हो? हाँ सर, बिल्कुल मानते हैं। इस बात को दिमाग में रखिएगा। अब आप मुझे बताइए, अगर हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कंप्यूट करने हों, तो हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होंगे? सर, हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर 200 लाख रुपए की है, 200 लाख रुपए की है, और एक शेयर 100 रुपए का है। तो अगर हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालें, ध्यान रखें 200 के आगे लैक्स है, 200 लाख है, और एक शेयर 100 लाख का नहीं है, एक शेयर सिर्फ 100 रुपए का है। इसका मतलब ये दो जीरो कटेंगी तो हमारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है, ध्यान रखिए 2 लैक्स आएंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे कितने हैं? 2 लैक्स है। तो अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर निकालेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? सर, नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो 532 आगे लैक्स है, ऐसे ही 2 लैक्स है, ठीक है ना। अब ध्यान से जरा सोचें, अगर लैक्स लिखने की बजाय मैं ऊपर नीचे 5 5 जीरो लगा दूं, तो वो तो आपस में कट जाएंगी। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये लैक और लैक आपस में कट जाएगा। अगर आप 532 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो वो 266 आएगा। और ध्यान रखना, ये सिर्फ 266 रुपए है। कुछ बच्चे पता है यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं, वो 266 के आगे लाख लिख देते हैं।
अरे एक शेयर का वैल्यू 266 लाख रुपए कैसे आ सकता है? हमारे पास टोटली 532 लाख है। सिर्फ दो शेयर थोड़ी हैं, 2 लाख शेयर हैं। तो लाख लाख ना यहाँ पे आपस में कट जाएगा, तो हमारा एक शेयर का वैल्यू सिर्फ 266 रुपीज है। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर 266 लाख भी है, एक ऑप्शन यहाँ पर क्या है 266 लाख भी है। ये नहीं करना है टिक, हमारा जो आंसर है वो क्या है, सिर्फ 266 रुपए। एक शेयर का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 266 है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए उन सब में हमने ये तरीका लगाया। सबसे पहले हमने सन्ड्री एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू ली, उसके बाद फिर हमने एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो हैं उनका पेएबल वैल्यू लिया, फिर नेट एसेट्स फॉर शेयर होल्डर आ गया, फिर हमने प्रेफरेंस वालों का भी पेमेंट कर दिया, और जो बच गया उसको हमने क्या बोला, नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करके इंट्रिंसिक वैल्यू हमने निकाल दिया। ये जो तरीका है ना, ये एक तरीका है इंट्रिंसिक वैल्यू कंप्यूट करने का, और इसके अलावा एक और शॉर्टकट भी है जिसकी मदद से इंट्रिंसिक वैल्यू निकल सकती है। वैसे हमारी मर्जी है, हम दोनों में से कोई भी ऑप्शन ऑप्ट करें, लेकिन कई बार हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इस तरह की दे रखी होगी कि वहां सिर्फ शॉर्टकट ही लग पाएगा। अब हमारे एग्जाम में एमसीक्यू आए हुए हैं जहां पर उसने इंफॉर्मेशन इस तरीके से दी कि यहां पर वहां पर ये तरीका लग ही नहीं पाएगा, हमें शॉर्टकट ही लगाना पड़ेगा मजबूरन। लेकिन शॉर्टकट लगाते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं वो शॉर्टकट आपके साथ डिस्कस करना शुरू करूं क्योंकि वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। उससे पहले जैसे मैंने आपको कहा था मैं नोट करने का वक्त दूंगा, मेरे दिमाग से निकल गया, मैं आपको ये नोट करने का वक्त दे रहा हूं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अगर आपको वीडियो को पॉज करके नोट करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको अब इंट्रिंसिक वैल्यू कंप्यूट करने का पहले शॉर्टकट बता रहा हूं, फिर उसके बारे में जो लिखना होगा मैं आपको उसका वक्त दूंगा अभी। लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ मेरे इस एग्जाम्पल में जो मैं बातें बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है? अभी आपको लिखना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ सुनने पर फोकस करना है। इस एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको अभी शॉर्टकट एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल शॉर्टकट देखने से पहले मुझे आप बताइए, नॉर्मल तरीके से मैं जैसे अभी हमने कंप्यूट किया, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कितना हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू निकलेगा, तो क्या कहेंगे आप? सर जो बैलेंस शीट आपने दी है उसमें कई सारे एसेट्स लिखे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, अदर एसेट्स, और हमें कहीं दिख नहीं रहा कि इसका रियलाइजेबल वैल्यू कुछ और है, तो फिर हम क्या एज्यूम करेंगे कि इनका बुक वैल्यू ही रियलाइजेबल वैल्यू है। मतलब हम ये मान लेंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग 1000 की ही बिकेगी, मशीन 500 की ही बिकेगी, और ये 300 और ये 200, तो सबका मिला के 2000 है, तो हम सन्ड्री एसेट्स का रियलाइजेबल वैल्यू 2000 ले लेंगे। फिर हम उसके बाद क्या माइनस करते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में हमारे पास ये दो हैं, डिबेंचर और क्रेडिटर्स, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। हमने 600 भी माइनस कर दिया और हमने 300 भी माइनस कर दिया, तो 2000 में से 900 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1100 बचेगा। फिर हमें ये देखना होगा कहीं हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स तो नहीं है, अगर प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो फिर हम उसको भी माइनस कर देंगे, तो हम इसको भी माइनस कर देंगे, तो हमने ये 300 भी माइनस कर दिया। अब प्रेफरेंस शेयर को माइनस करने के बाद अब जो भी बचेगा ये सब का सब किसके लिए है, ये सब का सब इक्विटी वालों के लिए है। इसका मतलब नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 800 आया। फिर इसको नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर देंगे, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 800 आया, और ये हमारा अभी बेसिक तरीका था। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 800 निकालने का एक बड़ा ही एक अच्छा बढ़िया शॉर्टकट है, और वो शॉर्टकट क्या है? देखिए आप जानते हो कि ये 800
वो पैसा है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचेगा सबको दे देने के बाद, है ना, यही है ना। अब आप जरा देखिए इसमें, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर होल्डर को क्या क्या बिलोंग करता है, तो आप क्या बोलोगे? सर 500 इक्विटी शेयर का है, जनरल रिजर्व भी इक्विटी शेयर के हैं, 100 भी इक्विटी शेयर का है। इसका मतलब मैं अगर सिर्फ इन दोनों को ही जोड़ देता हूं, इन तीनों को ही जोड़ देता हूं, तब भी तो 800 रुपए आ रहा है। मतलब ये तीनों ही चीजें इक्विटी शेयर होल्डर को ही तो बिलोंग करती हैं, तो इन तीनों को भी जोड़ा जा सकता है, 800 ही आएगा। मतलब एक दूसरा तरीका क्या है कि मैं इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर इक्विटी को जो जो बिलोंग करता है उसको अगर जोड़ देता हूं तो वो भी कहीं ना कहीं नेट एसेट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ही आएगा। लेकिन ध्यान रखिए अभी कुछ एक्सेप्शंस हैं, अभी ऐसा मत सोचिएगा कि बस यही है, अभी बहुत कुछ और है, यही आ जाएगा। लेकिन अभी तक का जो डिस्कशन है उसके हिसाब से हाँ, यही नेट एसेट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आएगा। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक आप कह रहे थे कि आप सारे के सारे एसेट्स को लीजिए और उसमें से ये सब माइनस कर दीजिए। मतलब अभी हमने ऐसे कुछ कंप्यूट किया था, आप देखिए जो सिर्फ ग्रीन कलर के बाउंड्री में है, हमने अभी उनको लिया, हमने सारे एसेट्स लिए, ग्रीन कलर की बाउंड्री में सारे एसेट्स आ गए, फिर हमने ये तीन चीजें माइनस कर दी, 800 आ गया था। एक तरीका तो यह है करने का जो हम अभी तक कर रहे थे। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बोला कि दूसरा तरीका यह है कि आप अगर सिर्फ इक्विटी को जो बिलोंग करता है अगर सिर्फ उसी को जोड़ देते हैं तो ये भी तो नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर देगा। मतलब मैं यहां पर और करके अगर लिखूं तो मैं यहां पर आपसे ये कह रहा हूं कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि हमारे इस एग्जांपल में 500 है, 500 लें अगर हम, उसके बाद जनरल रिजर्व हम लें 200 और उसके बाद अगर हम पीएनएल लें 100, तो ये भी हमें 800 ही देगा। और यहां पर भी हमारा कैसे आया, कितना आया था, 800 ही आया था। तो सर ये तो बड़ा बढ़िया तरीका था, पहले बताना था आपने। ये शॉर्टकट जो आपको भी बड़ा प्यारा लग रहा है ना, ये शॉर्टकट में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जैसे ही हम हर एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू को डिफरेंट कर देते हैं। मतलब ये कि ये शॉर्टकट प्यार से तभी लग जाता है, मतलब इतना आसान तभी लगता है जब सारे के सारे एसेट्स की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम हो। जैसे ही मैं ये बोलता हूं कि मान लो इनमें से कुछ एसेट्स की मार्केट वैल्यू डिफरेंट है, तो फिर हमें ये शॉर्टकट थोड़ा सा ध्यान से लगाना पड़ता है। सर आप बताओ, थोड़ा एग्जांपल देके बताओ। पहले आप इसको नोट करना है तो कर लो, क्योंकि मैं ना अभी इसी एग्जांपल में थोड़े से बदलाव करूंगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है इसको नोट करना है तो मैं टाइम दे रहा हूं, आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, और या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। फिर मैं इसी में कुछ बदलाव करके बताऊंगा कि ये जो मेथड है ये कैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। चलिए कर लिया होगा आपने शायद, है ना। आइए अब देखिए मैं यहां पर कुछ बदलाव कर रहा हूं। सपोज मैं अगर आपसे ये कहूं, अब ये कहूं कि ये जो हमारा जो लैंड एंड बिल्डिंग है ना हमारी, ये लैंड एंड बिल्डिंग का मार्केट वैल्यू 1500 है, 1000 नहीं है, इसका मार्केट वैल्यू कितना है, 1500 है। बुक्स में 1000 लिखा है लेकिन मार्केट में वैल्यू कितना है, 1500 है। और जो प्लांट एंड मशीनरी है इसकी मार्केट वैल्यू जो बुक्स में है 400 है। लेकिन जो बाकी एसेट है ना, ये जितने हमारी बुक्स में है मार्केट में भी इतने के ही बिकेंगे, 300 और 200। मतलब इसने मुझे मान लो अगर रियलाइजेबल वैल्यू बताई। ध्यान रखें ये क्वेश्चन का जो ये क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दे रखा है, बैलेंस शीट हमारी वही है, सेम है, लेकिन एडजस्टमेंट में दे रखा है कि जो हमारा जो ये लैंड एंड बिल्डिंग है ये 1500 रुपए का है, प्लांट एंड मशीनरी 400 का है, फर्नीचर 300 का है और अदर एसेट्स 200 के ही हैं। मतलब हमें अगर रियलाइजेबल वैल्यू दे रखी है तो उस केस में मुझे बताइए अब आप अगर नॉर्मल तरीके से करेंगे तो क्या करेंगे। सर नॉर्मल तरीके से क्या करना है, पहले तो आप सारे के सारे एसेट्स की अगर हम रियलाइजेबल वैल्यू देखें तो 1500 प्लस 400 1900, 1900 और 300 2200, 2200 और 200 2400 हो गया। टोटल कितना हो गया, 2400। तो यहां पर मैं अब क्या बदलाव करूंगा, ये हो जाएगा हमारा 2400 हो जाएगा, है ना। और हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज तो सेम ही है क्योंकि उसमें तो कोई बदलाव नहीं आया। तो 2400 में से अगर मैं 900 को माइनस कर देता हूं तो 2400 में से 900 को माइनस करके आता है 1500, और फिर 1500 में से 300 को माइनस कर दूंगा तो ये कितना आएगा, 1200 आ जाएगा। हमारे नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 1200 आ गए। पहले मुझे बताइए नॉर्मल तरीके से जो क्या समझ में आया, मैंने सारे के सारे एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू का टोटल ले लिया जो कि कितना है 2400, 2400 में से वही एक्सटर्नल माइनस किया, वही प्रेफरेंस माइनस किया और हमारा कितना आ गया 1200। लेकिन अगर मैं यहां पर
नॉर्मल तरीके से ही सिर्फ शॉर्टकट लगा देता हूं, सपोज मैं ये कहूं कि शॉर्टकट लगा लेते हैं, तो शॉर्टकट तो अभी भी 800 ही बोल रहा है, शॉर्टकट तो अभी भी क्या बोल रहा है, 800 ही बोल रहा है। अब मैं जो बोलूंगा ना उसको बड़े ध्यान से सुनना। देखिए, अगर आप शॉर्टकट से नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकालते हो, मतलब अगर आप सिर्फ इन तीनों को ही जोड़ देते हो 500, 200 और 100, तो ध्यान रखिए आपने जो नेट एसेट्स निकाले हैं ना, वो नेट एसेट्स की एक्चुअली में बुक वैल्यू निकाली है। आप मुझे बताइए ये तीनों वैल्यूज आपने कहां से पिक करी है? बुक से, मतलब बैलेंस शीट से, हमारी बुक से। तो बुक से अगर मैं वैल्यूज पिक करूंगा तो बुक वैल्यू आएगी ना। तो ये 800 रुपए अगर आप ऐसे निकालेंगे तो ये नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स की बुक वैल्यू आएगी। मतलब ये 800 रुपए बता रहा है कि आपने लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1500 नहीं 1000 लिए, मशीनरी की वैल्यू 500 लिए, फर्नीचर की वैल्यू 300 लिए, अदर एसेट्स की 200 लिए। सिर्फ इतना ही करना तब तो ठीक है अगर बुक वैल्यूज और रियलाइजेबल वैल्यूज सेम है। लेकिन अगर बुक वैल्यूज और रियलाइजेबल वैल्यूज सेम नहीं है तो हमें फिर कुछ और भी करना पड़ेगा, इन तीनों को जोड़ने के अलावा कुछ और भी करना पड़ेगा। अब मैं आपसे क्या बोला, मैंने बोला देखो जब इन तीनों को आप सिंपली जोड़ते हो तो हमारी बुक वैल्यू आती है नेट एसेट्स की। बुक वैल्यू का मतलब इन तीनों को सिंपली जोड़ने पर आपने लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1000 कंसिडर करी है, जबकि एक्चुअली में कितनी है, 1500 रुपए। मतलब हमने इन तीनों को जोड़कर बुक वैल्यू कंप्यूट कर ली और मुझे लेकिन रियलाइजेबल वैल्यू तक पहुंचना है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? अगर ये 800 रुपए नेट एसेट्स की बुक वैल्यू है तो रियलाइजेबल वैल्यू पर पहुंचने के लिए जो बुक वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू का डिफरेंस है वो अब आपको कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू असल में तो 1000 नहीं है, 1500 है, पर आपने तो 1000 कंसीडर कर ली है, 500 रुपए और कंसीडर कर लो। मतलब मैं अगर इन तीनों को जोड़ता हूं तो ये जो 800 रुपए है, ये 800 रुपए पता है क्या आया है, ये बुक वैल्यू आई है किसकी, नेट एसेट्स की। तो मैं अब इसमें क्या करूं, मैं इसमें रीवैल्यूएशन प्रॉफिट अगर कोई हुआ है तो जोड़ दूंगा। हमारे लैंड एंड बिल्डिंग पे हमें मुनाफा हुआ है, 1000 की चीज 1500 की बेची है, 500 रुपए जोड़ दो। मशीनरी पे हमारा नुकसान हुआ है, 500 की चीज 400 की बिकेगी हमारी, तो माइनस कर दो रीवैल्यूएशन लॉस को। कितने का नुकसान, 100 का। तो जरा देख लो अब कितना आ रहा है, 800 प्लस 500 1300, 1300 माइनस 100 1200 आ गया। क्योंकि बाकी सारे एसेट्स की तो वैल्यू सेम है, फर्नीचर 300 300 का ही है, ये 200 200 का ही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये कि अगर हमारे एसेट्स का रीवैल्यूएशन हुआ है, अगर आप शॉर्टकट लगाते हो और सिंपली बस तीनों को जोड़ के, मतलब जो इक्विटी के रिजर्व वगैरह है उनको जोड़ के आपको यही नेट एसेट्स है, फिर गलत हो जाएगा। इन तीनों को जोड़कर नेट एसेट्स की बुक वैल्यू आएगी। और अगर रियलाइजेबल वैल्यू डिफरेंट है तो आपको फिर एडिशनली कुछ और भी करना पड़ेगा। मतलब आपको रीवैल्यूएशन, अगर कोई प्रॉफिट या लॉस है वो भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तब करेक्ट वैल्यू आएगी शॉर्टकट की मदद से। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है? तो अब अगर आप चाहें तो इसको एज दूसरा एग्जाम्पल नोट करना हो, नोट कर लीजिए। ये आप लिखना हो तो लिख लो, ये रियलाइजेबल वैल्यूज गिवन है ना, आरवीज गिवन है। मैं भी करवाऊंगा, क्वेश्चन तो करवाऊंगा, अभी ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल है। अब ये क्वेश्चन 17 हमने आज ही किया है ना। अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में पूछूं कि बताइए शॉर्टकट की मदद से अगर आपको नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप? सर शॉर्टकट से अगर निकालेंगे तो आपने अभी अभी बताया कि हमें इक्विटी को जो बिलोंग करता है वो सब चीजें ऐड कर देनी है, और क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17, जहां पर बुक वैल्यू ही रियलाइजेबल वैल्यू थी, अलग से कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दे रखी थी। इसका मतलब यहां पर जो हम प्लेन तरीके से शॉर्टकट अगर लगाएं, इक्विटी को क्या क्या बिलोंग करता है? सर इक्विटी को यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख रुपए और जनरल रिजर्व भी इक्विटी का ही होता है, तो 8 प्लस 4 12 लाख रुपए। और देखो हमने यहां पर 12 लाख ही निकाला था, देखो आया था ना 12 लाख रुपए। तो मैं यहां पर इसको अगर शॉर्टकट से आपको यहां पर करके दिखाना चाहूं तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख रुपए और जनरल रिजर्व 4 लाख रुपए, 12 लाख रुपए नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर।
ठीक है, चलिए एक बार मुझे क्वेश्चन नंबर 18 में बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 18 में तो एक एसेट की जो रियलाइजेबल वैल्यू डिफरेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग की यहाँ पर रियलाइजेबल वैल्यू अलग दे रखी है। मतलब ये है कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 18 में देखता हूं तो मैं अगर अब 8+4 करता हूं, 8+4 करता हूं मतलब 12 लाख करता हूं, तो 12 लाख क्या है, 12 लाख अभी भी नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर की बुक वैल्यू है। लेकिन हमें क्या हमें क्या कंसिडर करना होता है, रियलाइजेबल वैल्यू। तो बुक वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू में फर्क किस चीज का होता है भाई, या तो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। यहां लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख की कितने की बिकी है, 6 लाख की। इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपए का, प्रॉफिट आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर 18 में शॉर्टकट लगाने की कोशिश करूंगा तो यहां शॉर्टकट के लिए क्या करोगे आप इक्विटी शेयर कैपिटल लोगे, 8 लाख आएगा। आप जनरल रिजर्व लोगे, 4 लाख आएगा। तो ये दोनों को तो जोड़ के जो 12 लाख आएगा, ये क्या है, ये बुक वैल्यू है। ये क्या है, बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। तो इसमें फिर क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें रीवैल्यूएशन प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा में बिकनी है, आ गई 13 लाख रुपए हमारी, ये हमारी नेट एसेट्स हो जाएगा। और फिर ना इस क्वेश्चन के बाद मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में मैं अभी शॉर्टकट आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैंने अभी आपको ये फिक्टिशियस एसेट का क्या करना होता है इसके बारे में अभी आपको नहीं बताया है। वो मैं बताऊं उससे पहले आप क्या करें, उससे पहले ना आप ये लिख लीजिए, ये हेडिंग डाल लीजिए, ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर फॉर द पर्पस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। और मैंने आपको अभी अभी क्या बताया, हमने कहा भाई देखो सबसे पहले हम अगर जो जो इक्विटी को बिलोंग करता है हमारी बैलेंस शीट में, इक्विटी को क्या बिलोंग करता है, उनकी कैपिटल और सारे रिजर्व, अगर वो सब हम जोड़ देते हैं तो ध्यान रखना है फिर हमारे नेट एसेट्स की बुक वैल्यू आती है, रियलाइजेबल वैल्यू नहीं आती है। क्या आती है, बुक वैल्यू आती है। और हमें बुक वैल्यू से अगर रियलाइजेबल वैल्यू पर पहुंचना है तो फिर हमें रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन का लॉस भी एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑफ कोर्स जोड़ेंगे, लॉस हम माइनस करेंगे। और उसके अलावा ये फिक्टिशियस एसेट्स के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, आप इसको नोट करें पहले। देखिए फिक्टिशियस एसेट्स का जो डिस्कशन है ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन में, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन ये करने के बाद हमारा ये मेथड ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में अगर हम देखें तो अब ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ, सिर्फ ये छोटी सी बात डिस्कस करके फिर हम जो भी एग्जाम के एमसीक्यूज है वो आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये मॉडल हमारा ऑलमोस्ट खत्म है। फिर हम अगली क्लास में इसके बाद क्या करेंगे, अर्निंग बेसिस मेथड डिस्कस करेंगे। ये दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड है। और जो बाकी के बचे दो मेथड है ना, अब जैसे कि फेयर वैल्यू मेथड, ये अपने आप में कोई मेथड नहीं है। फेयर वैल्यू मेथड बेसिकली क्या है, जो हमने आज मेथड पढ़ा इंट्रिंसिक और जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे अर्निंग बेसिस मेथड, इन दोनों का एवरेज है। मतलब फेयर वैल्यू मेथड अपने आप में कोई नया मेथड नहीं है, ये सिर्फ पहले दो मेथड्स का एवरेज ही है। क्योंकि मैंने आपको बताया इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड जो है, जो हमने आज पढ़ा, ये एक बैलेंस शीट बेस्ड मेथड है। ये बैलेंस शीट को बेस बना के अपना काम करता है। और जो हम अर्निंग बेसिस मेथड पढ़ेंगे ये इनकम स्टेटमेंट बेस्ड मेथड है। तो एक सिर्फ बैलेंस शीट पर फोकस कर रहा है और एक सिर्फ इनकम स्टेटमेंट पर फोकस कर रहा है। तो फेयर वैल्यू क्या करता है, दोनों को ही रिप्रेजेंट कराने के लिए कि भाई एक ऐसा वैल्यू निकल जाए कि जो दोनों को रिप्रेजेंट करता हो, तो इसलिए दोनों वैल्यूज का एवरेज है बेसिकली फेयर वैल्यू। तो हो सकता है हमारे एग्जाम में बड़ा ही सिंपल सा एमसीक्यू भी आ जाए कि वो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू भी दे दे और आपको अर्निंग बेसिस के हिसाब से भी एक शेयर का वैल्यू निकाल दे और कहे फेयर वैल्यू निकाल दो। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस दोनों का एवरेज करना है, सिंपल। और रही बात ये जो हमारा लास्ट मॉडल है पी रेशो बेस्ड मॉडल, इसके बारे में ना हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं रेशियोज में।
अगर आपको रेशियो एनालिसिस का रिवीजन याद हो, वहां पर हमने जब स्टॉक मार्केट रेशियोज में, मार्केट टेस्ट रेशियोज में पी रेशियो पढ़ा था, तो मैंने आपको पी रेशियो की मदद से कैसे शेयर का वैल्यू निकलता है, वहां पर हमने ऑलरेडी इस पर एमसीक्यू कर रखे हैं। और ये बिना डिस्कस, मतलब इसको हम ऑफ कोर्स यहाँ पर फिर से तो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको रेशियोज में कर लिया है डिस्कस, तो इसके एमसीक्यूज तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो आप ये समझें कि ये जो दो हैं, फेयर वैल्यू और वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्राइस अर्निंग रेशियो, ये दोनों में एज सच कुछ भी नहीं है। मेनली हमें नेट एसेट मेथड, जिसको हमने आज ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है, और अगली क्लास में ये, मतलब ये देखते ही देखते हमारा जो है वैल्यूएशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बार बार बोलता हूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रेगुलर बैच में तो बहुत सारी और भी बातें होती हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये खत्म हो जाना चाहिए, ये दो मेथड्स करने के ठीक बाद ही। अच्छा, मैं ना अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन को देख रहा था, मैंने देखा कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे कमेंट करते हैं, ठीक है, और जब मैं अपने चैनल के एनालिसिस को देखता हूं, उसके इनसाइट्स देखता हूं, तो मुझे दिखता है वीडियोस तो बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, लेकिन ना तो वो कमेंट करके बताते हैं कि उनको कैसा लग रहा है, ना वो लाइक करते हैं, ना ही चैनल सब्सक्राइब करते हैं। भाई अगर आप थोड़ा सा वीडियो के साथ इंटरेक्टिव रहेंगे तो यूट्यूब जो है दूसरे बच्चों को भी ये वीडियोस का सजेशन दे देगा, कुछ और बच्चों का भी भला हो जाएगा। तो अगर आपका थोड़ा सा एफर्ट जो है काफी और स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता है, तो प्लीज आप जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो तो लाइक आप कर ही देंगे शायद, और उसके अलावा कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको वीडियोस जो है कैसी लग रही हैं। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।